नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी में। मेरा नाम है अतुल जैन। एक बार जरा इन संख्याओं पर गौर कीजिए। 836 में से 22, 722 में से 24, 1022 में से 54 और 1105 में से 42। क्या है ये आंकड़े क्या हैं? बेटा, ये आंकड़े जो हैं ये 2020, 21, 22 और 23 का जो सीएससी का यूपीएससी का परिणाम आया 2020, 21, 22 और 23, इसमें जो यूपीएससी का परिणाम आया इसमें हिंदी माध्यम से चयनित होने वाले बच्चों की संख्या है। ये कुल चयन है और ये वो चयन है जो हिंदी माध्यम से चयनित हुए। ये उन बच्चों की संख्या है जिनका फाइनल सिलेक्शन हुआ, जिनकी रैंक आई, जो लिफ्ट में आए और जिनका मीडियम हिंदी था। 836 में से 22, फिर एक बार नंबर दोहरा रहा हूं, 722 में से 24, 1022 में से 54 और 1105 में से 42। अगर एक तकरीबन, हालांकि एकदम क्लियर कैलकुलेशन तो कर नहीं पाएंगे लेकिन तब भी तकरीबन कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं, लेस देन 3%। ये क्या हो गया? तब भी चलिए हम इसको 3%, करीब 25 बच्चे होते तो करीब करीब 3% मान लेते हैं। ये कितना हो गया? वही करीब करीब 3-3.25%। ये कितना हो गया? ये करीब करीब 5% हो गया, हम ये मान सकते हैं। और ये वाला कितना हो गया? करीब करीब 3.5-4% के आसपास। बेटा, आज की जो चर्चा मैं करने वाला हूं, मैं इस आंकड़े पर करने वाला हूं कि यार ऐसा क्यों होता है कि आप जब भी कभी यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों में देखेंगे तो आप देखेंगे कि अंग्रेजी माध्यम के बच्चे या दूसरे मीडियम से तैयारी करने वाले बच्चे, हम ये मानते हैं कि तैयारी बच्चे या तो अंग्रेजी से करते हैं या हिंदी से करते हैं। वर्नाक्युलर मीडियम के बच्चे होते हैं जो दूसरी भारतीय भाषाओं के बच्चे हैं, लेकिन वो उतने ज्यादा नहीं होते। उसकी संख्या को हम एक तरह से नगण्य मान सकते हैं। सबसे ज्यादा बच्चे अंग्रेजी और हिंदी के ही होते हैं। यह मानने का पर्याप्त आधार है, मेरे ख्याल से सभी आप लोग जानते होंगे कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में काफी बड़ी संख्या में विद्यार्थी इस परीक्षा को देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि साल दर साल जो हिंदी मीडियम के बच्चों का चयन है वो 5% का आंकड़ा क्रॉस करने में भी हिचकता रहता है? ऐसा क्यों नहीं हुआ कि भाई ऐसा 2022 में बस एक जंप आया जहां पे 5% से थोड़े ज्यादा बच्चे सेलेक्ट हुए, 50 से ज्यादा बच्चे सेलेक्ट हुए, वरना 22, 24, 54, 42 इसी रेंज में हिंदी मीडियम के बच्चे सेलेक्ट क्यों होते हैं? एक बार इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। देखिए, जीवन में आशावाद बहुत अच्छी चीज है। यह मानना कि हम पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे, यह बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अगर कोई माफ कीजिएगा, अगर कोई कमी है, कोई समस्या है, तो एक बार इसको भी समझने की आवश्यकता है कि यार ये कमी हो कहां रही है। हम सबसे, हिंदी मीडियम के इतनी बड़ी संख्या है बच्चों की, उन सब बच्चों से कलेक्टिवली वो गलतियां कहां हो रही हैं जिसके कारण हमारा रिजल्ट जो है वो साल दर साल 5% के नीचे ही अटका हुआ है, उसके ऊपर हम नहीं जा पा रहे हैं। और देखिए, मैं एकदम आप में से जो लोग मेरे को जानते हैं, मैं एकदम सीधी सीधी बात करता हूं। कुछ बातें इस आज की चर्चा में ऐसी होंगी जो आपको शायद बहुत अच्छी ना लगे, थोड़ी सी कटु लगेंगी, थोड़ी सी कड़वी लगेंगी, लेकिन ये बातें सुनना और समझना बहुत जरूरी है। तो अगले 10 मिनट ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा कि भाई ये आंकड़ा जो है इसके पीछे की सच्चाई क्या है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। देखिए, 2-3 चीजें हैं, इस बात को हमको समझना पड़ेगा। सबसे पहले जो हिंदी माध्यम के बच्चों के साथ पहली प्रॉब्लम आती है वो आती है सीसैट की। यार, सीसैट एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। चलिए सीसैट को छोड़ते हैं अभी। सीसैट के पहले अगर मैं और एक वाइडर चीज लूं, अगर मैं ये आंकड़ा देखूं कि बच्चे, जैसे मैं 2023 का मेरे पास एक आंकड़ा है, आप देखेंगे करीब जो 10,000 के आसपास बच्चे 2022 में, जो करीब करीब 10,000 के आसपास बच्चों ने प्री क्वालिफाई किया। 10,000 बच्चे थे, उन्होंने प्री क्वालिफाई किया। ठीक है, इन 10,000 बच्चों में से आप जानते हो हिंदी माध्यम वाले बच्चे कितने थे? इनमें से केवल 491 बच्चे हिंदी माध्यम के थे। तो बेटा, प्री क्वालिफाई करने वाले क्राउड में ही आप लोग 5% हो, इस बात को याद रखिए।
आपके ऊपर संकट जो है वो मेंस का नहीं है भाई। अगर 10,000 बच्चे प्री क्वालिफाई कर रहे हैं तो उन 10,000 बच्चों में से आप लोग 500 ही हो। 9,500 आमतौर पे अंग्रेजी माध्यम से या दूसरे वर्नाक्युलर माध्यम से पेपर दे रहे हैं। तो यार नेचुरल सी बात है ना यार, अगर 5% आप में से 5% को ही प्री देने का मौका, माफ कीजिएगा मेंस देने का मौका मिलेगा, तो फाइनल रिजल्ट का फिर तो कंसिस्टेंट है। अगर आप देखो तो यार 2022 में 5% बच्चों ने प्री दिया, हिंदी मेंस दिया हिंदी माध्यम के, और 5% ही फाइनल रिजल्ट में थे। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो समस्या जो है वो यहां नहीं है कि हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे जो हैं वो मेंस में खराब करके आ रहे हैं, वो बहुत बड़ी समस्या नहीं है। बड़ी समस्या है कि हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे जो हैं उनका प्री क्लियर नहीं हो रहा है, इनका प्री जो है वो नहीं निकल रहा। ये हमारे हिंदी माध्यम के बच्चों के साथ एक सबसे बड़ी चुनौती आ रही है कि किसी तरीके से ऐसा कुछ हो जा रहा है कि हिंदी माध्यम का बच्चा जो है वो इस परीक्षा का जो आपका पहला जो आपकी इस परीक्षा का पहला पड़ाव है, आप उसी पर अटक कर रुक जा रहे हो। आप तैयारी कर रहे हो, आप शायद परिश्रम भी कर रहे हो, लेकिन इस परीक्षा के पहले पड़ाव को ही पास करने में, इस परीक्षा के पहले पड़ाव से आगे निकल पाने में आप सफल नहीं हो पा रहे हो। तो एक इस चुनौती को समझना है, फिर हमें एक ये देखना है कि मेंस की चुनौती को आप और बेहतर तरीके से कैसे पार कर सकते हो। देखिए, प्रीलिम्स में हिंदी माध्यम के सामने आती हैं कुछ चुनौतियां। सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती है सीसैट की। यह बात एकदम क्लियर है, सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने आती है सीसैट की, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है। यार सीसैट जो है जब नया नया शुरू हुआ था, मेरे ख्याल से 2011 में, तब पहले कुछ वर्ष ये बहुत आसान पेपर आया। ऐसा पेपर आया कि 8वीं 9वीं क्लास के बच्चे जो हैं, जिसने 8वीं 9वीं के स्तर का भी गणित पढ़ा है, आप जो है निश्चित तौर पर इसको सॉल्व कर सकते हो। ये एक स्पष्ट आंकड़ा है। 2011 से सीसैट आया। 2011 के पहले मेंस में करीब 20 से 25% हिंदी माध्यम के बच्चे होते थे, और इसके बाद जो है 2011 के बाद आप देखेंगे ये संख्या जो है निरंतर गिरती ही गई है। ये प्री 2011 है और ये पोस्ट 2011 है। ये संख्या 5 से 7% के आसपास ही रह गई है, और ये गिरती ही जा रही है। पहले 10% तक पहुंची, फिर और नीचे गिरी, और ये संख्या धीरे धीरे गिरती ही जा रही है। तो सीसैट जो है भाई, और खास तौर पे अगर हम पिछले कुछ वर्ष देखें तो सीसैट का पेपर जो है वो अब उतना सरल रह नहीं गया है। जितना सिंपल, जितना आसान आमतौर पे पहले सीसैट पूछा जाता था, वो सीसैट उतना सरल रह नहीं गया है। मैं इस बात को समझता हूं, मैं इस बात को मानता हूं कि एक मुश्किल सीसैट का आना हिंदी माध्यम के बच्चों के साथ थोड़ा अन्याय है, मैं इससे इनकार नहीं करूंगा। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि भाई कि जो बच्चे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, या जिन्होंने अपने कॉलेज में स्कूल में साइंस पढ़ा है, उनके लिए एडवांटेज है। बिल्कुल एडवांटेज है, उनको सीसैट की उतनी तैयारी नहीं करनी पड़ती जितनी एक कला क्षेत्र के, ह्यूमैनिटीज क्षेत्र से पढ़े हिंदी माध्यम के बच्चे को करनी पड़ती है। लेकिन बेटा होता क्या है, देखो जीवन में शिकायत करने से कुछ ज्यादा मिलता नहीं है ना। हम क्या देखते हैं कि अक्सर लोग जो है इसकी शिकायत बहुत करते रहते हैं कि यार सीसैट तो बेकार हो गया, हमारे साथ तो अन्याय हो गया, अत्याचार हो गया। लेकिन जितना समय आप इस अन्याय की शिकायत करने में लगाते हो, उतना ही समय आप उसको पढ़ने में लगा लो यार। उतना मुश्किल काम भी नहीं है कि आपसे नहीं हो पाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, हमारे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर ही आपको, अगर आपको चाहिए तो मधुकर सर की क्लासेस मिलती है आपको सीसैट की। आप एक मात्र 3,000 रुपए का कोर्स है, आप वो ले सकते हैं। अगर आप वो भी नहीं लेना चाहते तो बहुत सिंपल सी चीज है कि आप कोई भी एक पुस्तक, मैं वही कह रहा हूं, बेकार के ना रिसोर्सेज मत ढूंढिए कि यहां से ढूंढ लूंगा, यहां से पढ़ लूंगा, ये वाले सर की वर्कशीट कर लूंगा, इसकी शीट कर लूंगा, ये सब नहीं। कोई एक किताब ढूंढ लीजिए, कोई सी भी एक किताब, किसी भी एक पब्लिशर की, और कोई सा भी, लिटरली जाओ दुकान पे और वो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके जिस पे रुक जाए वो वाली किताब खरीद लो। बैंक पीओ की कोई सी भी एक किताब खरीद लो, कोई सी भी एक पुस्तक बैंक पीओ के लेवल की खरीद लो। और अगर आप जो है इस पुस्तक के सभी सॉल्व्ड एग्जाम्पल कर दोगे, इस पुस्तक के चैप्टर्स को पढ़ो और उसके सॉल्व्ड एग्जाम्पल करते जाओ, अगर आप इतना कर लोगे तो आपका सीसैट नहीं रुकेगा। मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूं, क्योंकि देखिए सीसैट में कुछ एक सवाल ऐसे आते हैं जो बड़े कठिन होते हैं, लेकिन बेटा सारे सवाल थोड़े ना करने होते हैं। आपको पास ही तो होना है, 33% नंबर लाने हैं।
तो अगर आप इतना कर लोगे तो आपका सीसैट नहीं रुकेगा। क्या ये कोई बहुत बड़ी डिमांड है क्या? मैं अक्सर देखता हूं हिंदी मीडियम के बच्चे, सर सीसैट तो हमारा होता ही नहीं, कभी भी समझ में नहीं आता। इतनी बड़ी मांग है क्या ये? मतलब इतनी बड़ी ये डिमांड है कि इसके कारण आपका पूरा एग्जाम रुक रहा है और आप उसे रुकने दे रहे हो कि जो जाने दो, कोई बात नहीं, हम नई एग्जाम पास करेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन ये नहीं करेंगे। मतलब ये इतनी बड़ी मांग है क्या? ये इतना बड़ा टास्क है क्या कि आप नहीं कर पा रहे हो? बेटा पॉइंट ये है ना कि केवल शिकायत मत करो कि आपको जीवन में आपके साथ अनफेयर हो गया, गलत हो गया, इसकी शिकायत करते रहोगे तो कुछ हासिल होगा नहीं। अगर शिकायत करने की बजाय कोई इसका समाधान ढूंढो कि यार ये एक प्रॉब्लम है, मुझे सॉल्व करनी है। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए? इसको सॉल्व करने का तरीका है या तो मैं कोई कोर्स ले लेता हूं, जो भी मेरे को अच्छा कोर्स लग रहा है, जो भी टीचर मेरे को पसंद है। कोर्स नहीं लेना है तो मैं कोई किताब खरीद के उस किताब को आगे से पीछे पूरा करने की कोशिश करता हूं। रोज आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा मैं इसमें दूंगा, और अगर इतना भी मैं करता रहूंगा या करती रहूंगी तो मेरा सीसैट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो बेटा अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो फिर यार मतलब फिर आप रिजल्ट की कंप्लेन मत करो यार, है ना। यूपीएससी में देखो परिश्रम तो लगेगा, मेहनत तो लगेगी यार। अगर आपको लगता है कि यार बिना मेहनत के मैंने बस ऐसे ही कहीं से जैसे तैसे जुगाड़बाजी से सिलेबस पूरा कर लिया, 150 क्वेश्चंस यहां वहां कर लिए, इससे मेरा हो जाए, तो ऐसे यूपीएससी नहीं होता है ना। यूपीएससी उस तरह का एग्जाम नहीं है। पहली प्रॉब्लम जो है आपकी सीसैट है, उसका एकदम फिक्स्ड समाधान है, कोई और समाधान आपको चाहिए ही नहीं। या तो आप हमारा अनअकैडमी वाला कोर्स खरीद लो, या फिर आप कोई सी भी एक किताब लाके उसको स्वयं से करना शुरू कर दो। ये दो समाधान हैं भाई। इन दोनों समाधानों में से आपको जो समाधान चाहिए आप ले लो। दोनों आपको गारंटीड सीसैट पास कराएंगे। दोनों में से कोई भी समाधान जो है आप, अच्छा सीसैट में ये याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि आप 15 दिन बाद एग्जाम है आज पढ़ना शुरू किया, ऐसे करोगे तो नहीं होगा। तो 2025 वाले ने अगर सीसैट पढ़ना अब शुरू नहीं किया है तो अब आप लेट हो गए हो। 2026 वाला अब से सीसैट की तैयारी करना शुरू करे, ये इंश्योर कर ले कि समय रहते सीसैट पूरा खत्म हो जाए। ये बहुत जरूरी है। ये बात क्लियर हुई। दूसरी प्रॉब्लम हिंदी माध्यम के बच्चों के साथ जो मैंने देखी है, मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूं, और ये एक तरह का जनरलाइजेशन आप कह सकते हैं कि मैं कर रहा हूं, लेकिन मैंने क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ाया है, बाइलिंगुअल को पढ़ाया है और हिंदी को भी पढ़ाया है। तीनों बैचेस, तीनों तरह के बैचेस मैंने अलग अलग समय पर पढ़ाए हैं। मुझे क्या लगता है, एक चीज जो मुझे अक्सर कमी नजर आती है वो क्या है, एक थोड़ी फोकस की मुझे कमी नजर आती है। फोकस की कमी का मतलब क्या है? फोकस मतलब आप किसी विषय को अगर समझ रहे हो, किसी विषय को पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो उसके तर्क को समझिए। वो विषय आपसे क्या कहना चाह रहा है, उसका लॉजिक क्या है, इस बात को समझिए और उसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। यह कहलाता है फोकस। तो अक्सर क्या होता है, जो सफल अभ्यर्थी होते हैं और जो बच्चे सफल नहीं होते, उनमें फर्क यही होता है कि अगर कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है तो एक सफल अभ्यर्थी उसको पढ़ के आत्मसात करने की कोशिश करता है। यह प्रयास करता है कि मेरे को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ये मैं भारत के जो कॉलेजेस हैं उनका बहुत बड़ा फेलियर मानता हूं कि हमारे यहां जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, दुर्भाग्यवश उन्होंने एक ऐसी संस्कृति का विकास कर दिया है कि हमारे यहां जो विद्यार्थी है, जो कॉलेज से निकला है, जो कॉलेज के बाद आया है, उसको ऐसा लगता है कि मेरा काम है बस जो टीचर बोल रहा है उसको किसी तरह से मैं लिखता चला जाऊं और उसको रट के मैं एग्जाम में लिख कर आ जाऊं। ये होता है कि नहीं होता? सच सच बताना, ये होता है कि नहीं होता? मैं इकोनॉमिक्स की क्लास ले रहा हूं और मुझे मैं पेड बैच में ले रहा हूं आजकल इकोनॉमिक्स की क्लास, और मुझे आप लोगों को यह समझाना पड़ा, और यहां पर नहीं, दूसरे संस्थानों की भी बात कर रहा हूं जहां मैं पहले पढ़ा चुका हूं। मुझे बच्चों को यह बात समझानी पड़ी कि मैं बोल बोल के लिखवाऊंगा नहीं। ये स्कूल नहीं है, ये कोई यहां पे डिक्टेशन नहीं मिलेगा आपको कि चलो लिखो जीडीपी की परिभाषा, अब है अंडरलाइन करो, डैश लगाओ। इस तरह से नहीं लिखवाया जाएगा। यहां पर आपको मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उस कॉन्सेप्ट को समझ के उसको अप्लाई करना, उसको लागू करना आपकी जिम्मेदारी होगी। तो आमतौर पे क्या होता है, मैंने देखा है कि अभ्यर्थी क्या करते हैं, वो कई प्रकार के संसाधन प्रयोग करते हैं। वो कई संसाधनों का प्रयोग अक्सर करना शुरू कर देते हैं। वो कई संसाधनों का प्रयोग करते हैं एक ही विषय के लिए, 5-5, 6-6 संसाधन का प्रयोग करते हैं। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो मुझसे भी पढ़ेंगे, किसी और टीचर से भी पढ़ेंगे, किसी पिछले साल के टॉपर के नोट्स भी ले आएंगे, किसी अन्य संस्थान के हैंडआउट आ रहे हैं वो भी ले आएंगे, सब कुछ पढ़ेंगे।
तो अब इससे क्या होगा, किसी एक अध्यापक की जो रणनीति होती है जहां पर वो उसको गहराई में लेकर जाता है, वहां तक तो आप पहुंच ही नहीं पाते, आप ऊपर ऊपर से सतही पढ़ाई करके रह जाते हो। और बेटा यूपीएससी के अगर आप क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि सतही पढ़ाई जो होती है, आपकी सुपरफिशियल स्टडीज जिसे हम कहते हैं, वो आपको यहां पर देखने को नहीं मिलेगी। सुपरफिशियल पढ़ाई से आपका यूपीएससी नहीं होगा। आपके दूसरी परीक्षाएं हो सकती हैं, यूपीएससी आपका नहीं निकलेगा। यूपीएससी आपसे अगर बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पर भी सवाल पूछता है तो उसके एप्लीकेशन पे सवाल पूछता है। अगर आपको जीडीपी की परिभाषा का भी एक एक अंग नहीं पता है तो आप उस प्रश्न का उत्तर दे नहीं पाएंगे, आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है कई संसाधनों का प्रयोग जो है आप ना करें, फोकस रखें कि यार एक चीज मैंने चुन ली, एक सिलेबस को ना एक प्रोजेक्ट की तरह ट्रीट करें कि यार ये सिलेबस है, इकोनॉमिक्स के ये 4 चैप्टर्स हैं, मान लो मुझे करने हैं, पहला चैप्टर यहां से करूंगा, दूसरा यहां से, तीसरा यहां से, चौथा यहां से। इस प्रकार से संसाधनों के हिसाब से आप इनका प्रयोग करें, यह अपने आप में बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, एक ये फोकस की कमी है। तीसरी जो एक चुनौती हिंदी माध्यम के बच्चों के सामने आती है वो आती है करंट अफेयर्स की। और ये करंट अफेयर्स की चुनौती जो है ये क्यों आती है, क्योंकि हिंदी में कोई बहुत अच्छा यूपीएससी स्तर का अखबार नहीं है। ये बात सही है, इस बात को मैं मानता हूं कि यूपीएससी के लेवल का, यूपीएससी के स्तर का कोई अखबार जो है, समाचार पत्र जो है, वो आपको हिंदी माध्यम में नहीं मिलता। इंग्लिश में जैसे द हिंदू है या इंडियन एक्सप्रेस है, ये अखबार आपको मिलते हैं। तो इस कारण से क्या होता है, हिंदी माध्यम का बच्चा अगर हिंदी का अखबार पढ़ने का प्रयास करता है तो उसमें वो अननेसेसरी राजनीति पढ़ना शुरू कर देता है। और थोड़ा एक, मैं भी उत्तर भारत से ही हूं, यूपी से हूं मैं, हम उत्तर भारत के लोगों को ना राजनीति में बड़ा मजा आता है, हमको बड़ा अच्छा लगता है कि हमको राजनीतिक ज्ञान बहुत अच्छा है, हमको ये सुन के बड़ा मजा आता है। तो हम लोग जनरल सोशल मीडिया यहां वहां पर राजनीतिक ज्ञान पढ़ते रहते हैं। अब जनरली यार अच्छा है, मजेदार है, एंटरटेनिंग है, लेकिन वो पढ़ाई नहीं है ना, वो पढ़ाई से एक अलग चीज है, इसको याद रखिएगा। तो हम लोग अक्सर क्या करते हैं, अपनी राजनीतिक जो विचारधारा है उसको पढ़ाई में लगाने की कोशिश करते हैं, जो कि उचित नहीं है। करंट अफेयर्स के लिए मैं आपसे आग्रह यह करूंगा कि आप हिंदी मीडियम के बच्चे दो चीजें करें। एक तो किसी भी एक शिक्षक की, मैं भी कराता हूं, आपको मेरी अच्छी लगती है तो आप मेरी कर सकते हैं इसी चैनल पर, या फिर किसी अन्य शिक्षक की जिसकी आपको अच्छी लगती हो, कोई भी एक टीचर, उसकी आप कोई भी द हिंदू की क्लास कर लें। ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं भारत में जो द हिंदू की क्लास कराते हैं, हिंदू अखबार को हिंदी में समझाते हैं। मैं भी कराता हूं इसी चैनल पर सुबह 9 बजे। आपको अगर मेरी क्लास पसंद है मेरी कीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि आपको मेरी पसंद हो। दूसरे शिक्षक भी कराते हैं अलग चैनल्स पे, उनकी अच्छी लगती है उनकी कीजिए, पर कीजिएगा कोई एक। यहां पर भी ये वाली गलती मत कर देना ऊपर वाली कि अतुल सर की भी करेंगे, उस सर की भी करेंगे, इस सर की भी करेंगे, सारा दिन हिंदू ही पढ़ते रहेंगे। ये नहीं करना है। किसी एक टीचर को पकड़ लो, मेरे को पकड़ लिया तो मेरे को पकड़ लो, किसी और को पकड़ लिया तो किसी और को पकड़ लो, कि यार इसकी क्लास करते रहेंगे रेगुलरली। ठीक है, ये करना है। प्लस कोई सी एक मैगजीन, प्लस कोई एक मैगजीन जो है वो आप ले लीजिए। मैगजीन का पर्पस ये होता है कि यार जब हम हिंदू पढ़ाते हैं तो सारी खबरें हिंदू में नहीं आती। जैसे मैं जब हिंदू पढ़ाता हूं तो मेरी टीचिंग हिंदू तक सीमित होती है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि सारी खबरें हिंदू में आए। तो जो खबरें हिंदू में नहीं आएंगी वो उस मैगजीन में कवर हो जाएंगी। ये 3 चीजें अगर आप लोग करेंगे तो आपको प्री में दिक्कत नहीं आएगी, ये आपको याद रखना है। अच्छा, अगर हम बात करें मेंस की, तो मेंस के लिए भी यार मेरी एक टिप्पणी है आप लोगों के साथ। यार ये मैं बार बार कहता हूं कि भाई आप लोग जो है शुद्ध लिखना सीखें। लोग अक्सर कहते हैं सर आंसर राइटिंग की स्ट्रैटेजी बताओ। मैं कहता हूं भाई आंसर राइटिंग छोड़ो, आंसर राइटिंग छोड़ दो, कोई बात नहीं, आप पहले राइटिंग तो सीखो। मतलब मैं सच बोल रहा हूं और मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं। मेरी बात अगर आपको बुरी लग रही है तो यार आप मेरे विद्यार्थी हो, मैं चाहता हूं कि आपके साथ अच्छा हो, इसलिए आपको बता रहा हूं कि यार इसको समझिए एक बार, आप इसके लॉजिक को समझिए कि यार वो लॉजिक क्या है कि मेरे को जब आप आंसर्स भेजते हैं तो उन आंसर्स में बेटा इतनी सारी गलतियां होती हैं, इतनी ज्यादा गलतियां होती हैं कि उनको पढ़ना असंभव होता है। उनमें गलतियां इस स्तर की होती हैं कि आप लोग लिखते हैं, जैसे मान लीजिए ये आप सूचना को लोग इस तरह से लिख के भेजते हैं, सूचना। परिपक्व को लोग ये लिखते हैं परिपक्व। विश्वास कीजिए मेरे को रोजाना ऐसे उत्तर मिलते हैं, रोजाना।
डेली मुझे ऐसे आंसर मिलते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका इतना खराब है, आप में से बहुत सारे लोगों, मैं सबकी बात नहीं करूंगा, काफी लोग उत्तर भेजते हैं उनकी बात कर रहा हूं। सेंटेंस स्ट्रक्चर इतना खराब है, भारत को जिम्मेदारी एहसास हुआ। क्या लिख रहे हो यार? मतलब मैं कई बार अपनी क्लास में जो आप लोग लाइव कमेंट करते हो, मैं वहां पर भी कहता हूं कि यार राइटिंग का पहला नियम तो यह है कि आप कमेंट में 2 लाइन तो ऐसी लिखो जो टीचर को समझ में आ जाए। हम कहे, हम सोचे, भारत करेगा ऐसा। यार ये क्या है यार? मतलब ये कौन सी भाषा लिख रहे हो भाई? तो बेटा अगर आप ऐसी भाषा, और आप एकदम सच बोलिएगा, क्या आपको भी अगर मैं एक चुनौती दूं कि एक पन्ना हिंदी लिखकर दिखाओ, क्या आप 100% गारंटी के साथ कह सकते हो कि आप एरर फ्री लिख के दिखा सकते हो मुझे, जिसमें एक भी गलती ना हो? ऐसी हिंदी लिखकर दिखा सकते हो आप मुझे? यार अगर आप ऐसी भाषा लिखकर आओगे और आप अपेक्षा करोगे कि यार मेरे को नंबर क्यों नहीं मिल रहे, मेरे को अंक जो हैं कम क्यों आ रहे हैं, मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, तो बेटा भेदभाव नहीं हो रहा है, फिर आपको वो मिल रहा है जो आप डिजर्व करते हो। ठीक है? तो मुख्य चुनौती क्या है? प्रीलिम्स की है, जिसके आपको मैंने तरीके बताए। मेंस के लिए ना मैं आपको सिर्फ, इसमें देखिए कोई शर्म की बात नहीं है, इसमें कोई बहुत ज्यादा अपने अहंकार को ठेस लगाने की जरूरत नहीं है। मैं सबको बोलता हूं कि कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कीजिए, जो बच्चों का आता है ना राइटिंग एक्सरसाइज वाली जो किताबें आती हैं, जिसमें कोई लिखा होता है उसी को आपको कॉपी करना होता है, वो लेकर आइए, राइटिंग प्रैक्टिस करिए, कोई बुराई नहीं है। कठिन शब्दों को लिखना सीखिए। बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट आते हैं, किसी नेता का भाषण सुनिए, प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया, मान लो 5 मिनट का भाषण है, उसको लिखो ताकि आपकी लिखने की गलतियां जो है वो खत्म हो जाएं। आप जो है उत्तर में किसी भी तरह का, आप जो आंसर राइटिंग कर रहे हो उसमें यह सुनिश्चित करो कि आपकी भाषाई गलतियां ना हो। बेटा कंटेंट पे तो बाद में आएंगे, पहले आपकी यह संरचना तो क्लियर होनी चाहिए। तो ये जो 4 बिंदु मैंने आपको बताए, ये 4 बिंदु मेरे विचार में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 3 चरण जो है, जो आपको पहले 3 बताए कि भाई ये आपका करंट अफेयर्स, फोकस की कमी और सीसैट, ये 3 चीजें ऐसी हैं जिनके कारण हमारे बच्चों का प्री नहीं होता। और उसके बाद जो है एक लिखने की जो समस्या है, उसके कारण हमारे बच्चों का मेंस नहीं होता। तो यार अगर हमको वास्तविकता में कलेक्टिवली हिंदी माध्यम का परिणाम इंप्रूव करना है, परिणाम सुधारना है, तो इन चीजों पर हमको फोकस करना पड़ेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप मेरे को जरूर बताइएगा। लेकिन आपको मैं एक बार फिर से बता दूं कि भाई अच्छा, जाते जाते आपको बता देता हूं भाई कि हमारा जो अभी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है, प्लस सब्सक्रिप्शन, उस पर एक अद्भुत सेल लगी है, 22,999 का आपको मिल जाएगा। और ये कब मिलेगा? जब आप अतुल जैन नाम का कोड एनरोलमेंट के समय लगाओगे। याद रखिएगा, देश के सबसे बेहतरीन शिक्षकों से आपको जो है सभी विषय पढ़ने को मिलेंगे। आपको यूपीएससी की तैयारी के लिए जो कुछ भी चाहिए होता है, सब कुछ आपको इस सब्सक्रिप्शन के साथ मिलेगा। तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए, अभी तुरंत आप अतुल जैन कोड लगाकर हमारी ऐप पर प्लस से सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।